Coming to the fourth part of this chapter, now let's study about the nature of bond linking monomer in a polymer. ठीक है, पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर्स प्रेजेंट है, मोनोमर्स को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड्स कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हम पॉलीपेप्टाइड की या फिर प्रोटीन की। तो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से लिंक हुए रहते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड, जो कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमीनो एसिड का रिएक्ट करता है किसके साथ, दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ। यहाँ जब इन दोनों में रिएक्शन होती है, इन ग्रुप में एक एसिडिक ग्रुप और एक COH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप, ये जब आपस में लिंक होते हैं तो वाटर की मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड जो मोनोमेरिक यूनिट है, ये आपस में किस चीज़ से जुड़ी रहती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड किस में है, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है पॉलीसेकेराइड के अंदर। ये बॉन्ड कैसे बनता है, ये भी डिहाइड्रेशन से मिलके बना होता है, मतलब डिहाइड्रेशन से होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कैसे बनता है, डिहाइड्रेशन की मदद से होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये बॉन्ड किस में बनता है, दो कार्बन एटम के बीच में बनता है ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, दो कार्बन एटम के बीच में बनेगा और वो दो कार्बन एटम किसके होंगे, मोनोसेकेराइड के होंगे। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फेट मियोटी लिंक करती है एक शुगर के 3' कार्बन को टू द 5' कार्बन, 5 प्राइम भी कह सकते हैं इसको, 3' कार्बन टू 5' कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। तो ये 3' से 5' तक जोड़ता है कौन, फॉस्फेट ग्रुप। बॉन्ड जो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका, शुगर का, जो बॉन्ड बन रहा है फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, वो कैसा होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये इस तरीके का बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड के दोनों तरफ प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड वैसे तो काफ़ी वैरायटी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, न्यूक्लिक एसिड सेकेंडरी स्ट्रक्चर की काफ़ी वाइड वैरायटी एग्जिबिट करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो DNA एग्जिबिट करता है वो फेमस वाटसन क्रिक मॉडल है। वाटसन फेमस क्रिक मॉडल भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो DNA एग्जिबिट करता है। ये मॉडल कहता है कि DNA डबल हेलिक्स में एग्जिस्ट करता है। दिस मॉडल सेज दैट DNA एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। टू स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एंटी पैरेलल होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं। अगर एक 5' टू 3' कर रहा है तो दूसरा कैसे करेगा, 3' टू 5'। ठीक है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। बैकबोन की बात करें तो शुगर और फॉस्फेट इनकी बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन होती है बैकबोन। ठीक है, बैकबोन कैसे बनती है, शुगर फॉस्फेट से मिलकर बनती है। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो मोर और लेस परपेंडिकुलर होते हैं इस बैकबोन के, लेकिन फेस कैसे होते हैं, इनके इनसाइड होते हैं। एक स्ट्रैंड का AG कंपल्सरीली बेस करते हैं T और C के साथ, A T के साथ और G C के साथ। ठीक है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं A और T के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो बॉन्ड होते हैं। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं G और C के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। हर एक स्ट्रैंड हेलिकल स्टेयरकेस की तरह अपीयर होता है और हर एक जो एसेंट का स्टेप होता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है अब बाय अ पेयर ऑफ बेसिस। हर एक एसेंट के स्टेप में स्ट्रैंड टर्न करता है 36 डिग्री, तो फुल टर्न कितना होता है 360 डिग्री। तो कितने बेस पेयर आ जाएंगे, 10 बेस पेयर आ जाएंगे। तो 1 फुल टर्न में हेलिकल स्ट्रैंड के कितने हो जाएंगे, 10 स्टेप्स हो जाएंगे, फिर 10 बेस पेयर हो जाएंगे। अगर हम लाइन ड्रॉ अटेम्प्ट करें, लाइन डायग्राम, तो पिच कितने की बनेगी, 34 एंगस्ट्रॉम की बनेगी। राइज पर बेस पेयर का कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। टोटल पिच कितने की बन रही है, 34 एंगस्ट्रॉम की बन रही है। इस 34 एंगस्ट्रॉम में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। तो पर राइज कितना हो रहा है, पर बेस पेयर, राइज पर बेस पेयर कितना होगा, मतलब एक बेस पेयर कितना पिच का कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके के फॉर्म DNA की जो अब मेंशन साइलेंट फीचर मैंने बताए हैं, इसको क्या कहते हैं, BDNA। क्या कहते हैं, BDNA। हाई क्लास में आप पढ़ेंगे कि DNA की भी काफ़ी डोजन फॉर्म्स है जिनका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम पर रखा गया है विद यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो सिर्फ BDNA नहीं है, हाई क्लास में आप और भी DNA के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं हम डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म।
हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो सिंपल बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियल सेल हो, प्रोटोजोन हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उनके अंदर क्या होता है, 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ये कंपाउंड या फिर बायोमॉलिक्यूल कुछ कॉन्सेंट्रेशन में, सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे जिनको एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर सेल में, मोल पर लीटर में। सबसे जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी जो अब तक बनी है वो ये है कि बायोमॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, टर्नओवर होते हैं। इसका मतलब ये है कि टर्नओवर की मदद से ये एक दूसरे में, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्स्टेंटली केमिकल रिएक्शन होती रहती है और बायोमॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, और सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो रही हैं उनको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। जब भी कभी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी तो उससे क्या होगा, बायोमॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जाम्पल, जैसे फ्यू एग्जाम्पल की बात करें मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन की, तो अमीनो एसिड से CO2 का रिमूवल, जिससे क्या बन रहा है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्या बन जाता है, एमाइन। अमीनो एसिड के अंदर से अगर CO2 का रिमूवल हो जाता है तो अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है किस में, एमाइन में। अमीनो ग्रुप का न्यूक्लियोटाइड बेस से रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड बेस, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल ही है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डाइसैकेराइड के अंदर हाइड्रोलिसिस, हम ऐसे कई 10s और 1000 सच एग्जाम्पल को लिस्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी मेटाबॉलिक रिएक्शन की आइसोलेशन में नहीं होती है, बल्कि एक दूसरी कुछ और रिएक्शन से लिंक हुई रहती है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें ये कि मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं इन ए सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। वो भी किस में, लिंक्ड रिएक्शन के सीरीज में, जिसको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे सिमिलर होता है जैसे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होता है सिटी में। ये पाथवे या तो लीनियर होते हैं या फिर सर्कुलर होते हैं। ये पाथवे क्रिस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, दैट इज देयर आर ट्रैफिक जंक्शन। ठीक है, जो मेटाबोलाइट्स का फ्लो है मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर, उसका डेफिनेट रेट होता है और डायरेक्शन होती है साथ में, जिस तरीके से ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की होती है। इन्होंने मतलब एक एनालॉजी दी है कि जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, हाँ, ये मेटाबोलाइट्स का फ्लो के बारे में बताया इन्होंने, डेफिनेट रेट होता है, डायरेक्शन होता है, और ये क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं एक दूसरे का। अनदर फीचर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन का है वो ये है कि हर एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैटेलाइज्ड होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन का फीचर है वो ये है कि हर एक केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज रिएक्शन होती है। कोई भी अनकैटेलाइज रिएक्ट मेटाबॉलिक कन्वर्जन लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें इवन CO2 का डिज़ोल्व होना वाटर के अंदर एक फिजिकल प्रोसेस है, ये भी क्या होती है, लिविंग सिस्टम के अंदर कैटेलाइज रिएक्शन होती है। ठीक है, नॉर्मली ये CO2 में डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, CO2 डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, लेकिन लिविंग सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो ये भी प्रोसेस कैसे होती है, कैटेलाइज्ड होती है। कैटेलिस्ट जो रेट किसी भी मेटाबॉलिक कन्वर्जेशन का रेट को हैसन कर दे, उसकी स्पीड अप कर दे रिएक्शन के रेट को, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। जो प्रोटीन कैटेलाइटिक पावर के उनके अंदर, वो प्रोटीन जिनके अंदर कैटेलाइटिक पावर होती है उनको कहते हैं एंजाइम्स। बात करते हैं मेटाबॉलिक बेसिस की फॉर लिविंग। मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक पाथवे एक सिंपलर स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, या ये कहिए आप कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में भी हो सकता है। मैंने क्या कहा कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी हो सकता है। तो जैसे पहले इन्होंने एग्जांपल में कहा कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल में जा सकता है, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल की बात करें तो ग्लूकोज जो कि कॉम्प्लेक्स है वो टूट कर क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में भी कर सकता है फॉर्मेशन, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। फॉर्मर केस को क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं, फिर या फिर एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल में बन रहा है, तो इसे क्या कहा गया, एनाबॉलिक पाथवे कहा गया। लेटर बाद वाले की बात करें तो इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, इसी वजह से इसको कैटाबॉलिक पाथवे कहा गया। एनाबॉलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड एनर्जी का कंजम्पशन होगा। प्रोटीन की असेंबली फ्रॉम अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना भी क्या है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। वहीं दूसरी बात करें हम कैटाबॉलिक पाथवे की, तो जहाँ एनर्जी का रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल की बात करें, ग्लूकोज डिग्रेड हो जाता है लैक्टिक एसिड में हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर, और वहाँ से क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है। ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का जो
10 मेटाबॉलिक स्टेप्स में हो रहा है, उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेंडेंसी है, जो डिग्रेडेशन के दौरान एनर्जी लिबरेट हुई है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। और जब कभी भी ज़रूरत होती है बॉन्ड एनर्जी को यूटिलाइज होता है बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक और मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है एनर्जी करेंसी की लिविंग सिस्टम के अंदर इज़ द बॉन्ड एनर्जी इन केमिकल्स, उसको कहते हैं एटीपी। तो एटीपी क्या है? एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी करेंसी की इन द लिविंग सिस्टम। किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ड्राइव करते हैं, क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हैं, किस तरीके से एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में, ये सब आप बायो एनर्जेटिक्स पे पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस।